हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, CN4 2026 यानी कि RRB जेई दैट हैज़ बीन ऑलरेडी आउट, वो नोटिफिकेशन आ चुका है दोस्तों। और आज से ही 14 अगस्त से ही आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने फॉर्म भरना है तो आप वो वीडियो जो मैंने कुछ ही दिन पहले बनाया था फॉर द सिलेक्शन ऑफ डिफरेंट पोस्ट प्रेफरेंसेज, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल पे ही वीडियो है, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, जहाँ तक बात है CN4 2026 की, तो ये वैकेंसी तो आ गई, किंतु पिछले बार आपको पता है कि 16-17 वैकेंसी बढ़ के आई थी फ्रॉम द फिगर दैट हैज़ बीन इंडेंटेड अर्लियर। मगर इस बार इंडेंटेड फिगर से लगभग 105 वैकेंसीज कम हो गई हैं दोस्तों। तो कहीं ना कहीं एक बैड न्यूज़ है। और सबसे पहली बात कि क्यों कम हुई है, आप पहले पेज से ही देख सकते हो। पहला जो आपका पेज है नोटिफिकेशन का, वहाँ पे ही ये लिख दिया गया है, रिक्रूटमेंट फॉर पोस्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर एंड DMS ओनली, डिपो मटेरियल सुपरिटेंडेंट। इससे जो एक पद थी हमारी CMA की, केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट, वो रिमूव हो गई है दोस्तों, वो रिमूव हो गई है। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे कि ये पोस्ट आखिर ड्रॉप हुई है क्यों, और आगे और कुछ क्या देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर स्पेसिफिकली हम बात करें तो कहीं ना कहीं कुछ कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ भी है। वो क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप अगर देखोगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे SNT में अगर आप देखोगे तो टोटल जो पोस्ट इंडेंट किए गए थे वो थे आपके 303 पोस्ट, मगर निकले हैं कितने, 307। मतलब यहाँ पे 4 वैकेंसी बढ़ गई है। फिर DMS वालों को भी फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 314 पोस्ट इंडेंट हुए थे, 324 निकाले गए हैं नोटिफिकेशन में। यहाँ पे +10 मतलब 10 पोस्ट बढ़ गई है। अब भारी नुकसान जो उठाना पड़ा है CMA के कैंडिडेट्स को, मगर इस पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या कुछ एस्पेक्ट्स है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे पोस्ट को ही हटाया गया है, कुछ और भी हो सकता है दोस्तों। यहाँ पे टोटल जो है आपका वैकेंसी जो थी, 70 वैकेंसी नोटिफाइड थी इंडेंट में, वो हटा दी गई है, रिमूव कर दी गई है। उसके बाद मैकेनिकल वालों को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। 1213 इंडेंट वैकेंसी हुई थी और पब्लिश हुई है 1125 वैकेंसी, मतलब कि 88 पोस्ट का नुकसान मैकेनिकल वालों को यहाँ पे हुआ है। उसके बाद सिविल वालों को 1654 इंडेंट में 1638 पोस्ट निकाला गया, मतलब कि -16, मतलब 16 पोस्ट का नुकसान उठाना पड़ा। और इलेक्ट्रिकल वालों को भी यहाँ पे 15 पोस्ट का नुकसान उठाना पड़ा। 614 इंडेंट हुआ था, 599 ही पोस्ट निकले हैं, मतलब -15 पोस्ट। तो टोटल ब्रेकअप अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल वैकेंसी जो हमारा इंडेंटेशन दिखा रहा था 4098, मगर कहीं ना कहीं आप पढ़ेंगे दोस्तों तो वहाँ लिखा हुआ था कि दीज पोस्ट आर प्रोविजनल एंड नीड टू बी फाइनलाइज बिफोर पब्लिशिंग इन द CEN। मतलब ये था कि जितने भी जोन्स जिन्होंने इंडेंट किया था उनको फाइनलाइज करना था CEN से पहले। तो जो फाइनलाइजेशन होता है उसमें जो कुछ पोस्ट घटती भी हैं और बढ़ती भी हैं, इसी क्रम में ये जो फाइनलाइज नोटिफिकेशन आया है 3993 पोस्ट के लिए ही आया है, -105, मतलब 105 पोस्ट के नुकसान के साथ। अब CMA पोस्ट पर अगर बात कर लें दोस्तों, तो पोस्ट घटना बढ़ना अलग चीज़ है, मगर एक पोस्ट ही पूरी तरह से हट जाना, ये दो चीज़ों को यहाँ पे दिखाता है। देखो, फर्स्ट एस्पेक्ट जो मैं समझता हूँ वो ये हो सकता है कि देखो, जो भी लैब्स की वैकेंसीज थी जो जोन ने अगर डाला होगा इंडेंट में, तो मे बी ऐसा हो सकता है, ये मेरा अनुमान है। क्योंकि आप देखोगे कि रिसेंटली RPSF सर्विस जो है रेलवे की, RPF की, उसको SSC के थ्रू कंडक्ट किया जाएगा। वो अब रेलवे कंडक्ट नहीं कराएगी RPF का एग्ज़ाम, एज ए ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा RPF। तो कहीं ना कहीं ये भी एक एस्पेक्ट है, एक एंगल है कि हो सकता है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव जगह है केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट एंड केमिकल एंड मेटलर्जिकल सुपरिटेंडेंट की, कि जिनका काम है कि सेफ्टी रिलेटेड मैटर्स को इंस्पेक्ट करना थ्रू देयर केमिकल टेक्नोलॉजी। तो मे बी ये एक एस्पेक्ट हो सकता है कि इस जगह को भी पूरी तरह से ऑटोनोमस बनाया जाए और किसी सेंट्रल एग्ज़ाम एजेंसी जैसे कि SSC के थ्रू इसका अलग से पोस्ट नोटिफाई होकर एग्ज़ाम हो। ये पूरी तरह से मेरा सोचना है, आपका और किसी और का सोचना अलग भी हो सकता है, सच्चाई अलग भी हो सकती है। सेकंड एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि आपका वेरियस लैब्स इन रेलवेज आर मॉडर्नाइज्ड। आज के समय में मॉडर्नाइजेशन पीक पे है
और बहुत सारे मॉडर्न इक्विपमेंट्स आए हैं, तो कुछ जो मैनुअल वर्क्स थे आपको समझना पड़ेगा कि दैट हैज़ बीन ऑटोमेटेड। तो हो सकता है कुछ इंडेंट पुराने पड़े होंगे, वो किए गए थे, मगर फिर जो उसको फाइनलाइज किया गया होगा तो देखा गया होगा कि उस जगह पे वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो वैकेंसी यहाँ से हटा दी गई। कुछ भी हो सकता है, मगर मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हो ना हो किसी और एजेंसी के थ्रू हो सकता है आपका केमिकल एंड मेटलर्जिकल असिस्टेंट का रिक्रूटमेंट हो तो अच्छा ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे दोज हू आर BSc इन केमिस्ट्री, उनके लिए अच्छा रहेगा अगर किसी और तरह से वैकेंसी आती है तो। अच्छा, सबसे जो ज़्यादा आपका सवाल पूछा जाने वाला था कि सेक्शन कंट्रोलर के लिए 1/1/2026 था आपका रिकॉर्डिंग एज डेट, मगर पहले ही मैंने आपको बताया था इंडेंट के समय ही कि आपका इसमें 1/1/2027 होगा। तो आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हो कि आपका 1/1/2027 है एज कैलकुलेशन, यहाँ से आपका एज कैलकुलेशन होगा फॉर ये। जो भी बंदे 3 साल या उससे ज़्यादा सर्विस दे चुके हैं रेलवे को ग्रुप सी या ग्रुप डी में, उनको जनरल अगर EWS है तो 40 साल तक एज रिलैक्सेशन है, और अगर दूसरे कैटेगरी में है तो 43, 45, 27 साल तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगा जेई का एग्ज़ाम देने के लिए। बाकी सारे ही कंडीशंस एंड नॉर्म्स सेम हैं, सारे ही कैलकुलेशन सेम हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज वेल एज एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस पिछली बार की तरह ही है। आपका CBT 1 100 मार्क्स का, CBT 2 150 मार्क्स का, जहाँ पे 100 टेक्निकल और 50 नॉन टेक्निकल। इसमें मिलेंगे 90 मिनट और इसमें मिलेंगे 120 मिनट। आपको सारा ही चीज़ सिलेबस पैटर्न एग्ज़ाम तैयारी कैसे करना है ऑलरेडी मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है। आप प्लीज़ RRB 2026 प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए, और भी कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। दोस्तों आपके साथ रहेंगे एग्ज़ाम के लास्ट तक तैयारी में, और आगे के सारे प्रोसेस में, DV हो मेडिकल हो, मैं गाइड करता हूँ आपको। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद, फिर से नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे आपके साथ।